मनी मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग वाइजली। मनी मैनेजमेंट की सहायता से हम हमारे इनकम का सिक्योरिटी तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम हमारे वेल्थ का ग्रोथ भी करते हैं। अच्छे से मनी मैनेजमेंट करने के बाद हमारा डेट कम हो जाता है और हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। मनी मैनेजमेंट के इस वीडियो में दोस्तों हम 5 पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहला है हमारे इनकम का बजटिंग, दूसरा सेविंग, तीसरा है इन्वेस्टमेंट, चौथा डेट मैनेजमेंट और पांचवा है हाउ टू कंट्रोल आवर एक्सपेंसेस। और एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट कैसे करें। इन 5 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने से पहले 2 चीज करना बहुत 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 जरूरी है। उसमें से पहली है हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा है टर्म प्लान यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप एक 5 पॉइंट के बारे में यानी मनी मैनेजमेंट के बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर फैमिली में या आप बीमार हो जाते हो और एक बड़ा हॉस्पिटल का बिल आ जाता है, जो मनी मैनेजमेंट है उसको ही डिस्टर्ब करने जाओगे। तो उसलिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है और साथ में टर्म प्लान होना। अगर आप फैमिली में एक अकेले अर्निंग मेंबर हो और भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो जाता है, आपके फैमिली पे फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। मनी मैनेजमेंट का पहला पॉइंट है बजटिंग। बजटिंग करते समय आपका जितना भी इनकम है और जितने भी एक्सपेंसेस है उसकी एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद स्पेंडिंग को 50-30-20 में डिवाइड कर दीजिए। अब ये 50-30-20 क्या है? 50 जो आपकी नीड है, 30 जो आपके वांट्स है और रिमेनिंग 20% फिर आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट को दीजिए। मनी मैनेजमेंट करना इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी इच्छाओं को मार दो। हमें ज़रूर हमारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, लेकिन 30% के अंदर 50% हमको पूरी तरह से हमारे नीड्स के ऊपर देना चाहिए और रिमेनिंग 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे देना चाहिए। अब 50% हमको नीड्स पे क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो हमारी बेसिक नीड्स है। अगर वो हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरफ बढ़ती जाएगी और उसका बर्डन फिर हमको आने वाले एज में ज़्यादा महसूस होगा। इसलिए 50% के साथ जो कि आपकी नीड्स है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। हमारी नीड्स और हमारे वांट्स यानी कि हमारी ज़रूरत और हमारी इच्छाएं, इसके बीच में हमको फ़र्क करना आना चाहिए। जो हमारे नीड्स है यानी ज़रूरतें हैं उसमें हमारी लाइट बिल्स हो गए, ग्रोसरीज हो गया, महीने का राशन हो गया, बच्चे का एजुकेशन हो गया, लाइट बिल्स हो गए, फ़ोन बिल्स हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस का बिल हो गया, प्रीमियम हो गया, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया। ये सब ज़रूरतें चीज़ों में आ जाती है यानी नीड्स में आ जाती है। जब इच्छा और ज़रूरत इसके बीच में हमको अंतर करना होगा तो हमको क्वेश्चन पूछना होगा अपने आप से कि वाकई ये ज़रूरत है मेरे लिए? क्या मैं इसको बाद में भी ले सकता हूँ? इसको बाद में लेने से मेरे ऊपर कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? ये क्वेश्चंस अपने आप को ज़रूर पूछिए, तो हमको हमारी ज़रूरत और हमारी इच्छा इसके बीच में फ़र्क करना आसान हो जाएगा। 50% नीड्स के बाद, 30% वांट्स के बाद जब हम 20% इन्वेस्टमेंट और सेविंग की बात करते हैं तो इसमें एज वाइज एलोकेशन बन जाता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। एक चार्ट में आप देख सकते हो, जब आप आपकी बिगिनर एज में यानी कि एज 20 और 30 के ब्रैकेट में हो तो आपका सेविंग होना चाहिए 40% और आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 60%। अब ये क्यों ऐसा होना चाहिए? तो ये समय में आपको इमरजेंसी फंड आपका बिल्ड करना ज़रूरी है। धीरे धीरे जब आप मिड एज में आ जाते हो आपके करियर के यानी कि एज 30 to 45, तब आपको सेविंग कम करना चाहिए 10% से और इन्वेस्टमेंट में आपको 10% बढ़ाना चाहिए। अब इस समय में आपको फोकस करना चाहिए वेल्थ की ग्रोथ में। फिर थर्ड स्टेज आ जाता है प्री रिटायरमेंट यानी कि एज 45 से लेके 60 तक। यहाँ पे फिर से आपको जो आपने पहला एलोकेशन करके रखा था सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, वैसे ही 40 और 60 का यहाँ पे भी होना चाहिए। फिर आ जाता है रिटायरमेंट एज यानी कि 60+। यहाँ पे तो आपको जो भी आपने वेल्थ बना के रखा है उसको संभाल के रखना है और एक स्टेबल इनकम आपको लेते रहना है। इमरजेंसी फंड के लिए हमको सेविंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि कभी भी किसी की जॉब जाए, ऐसे कोई इमरजेंसी आए तो इस इमरजेंसी फंड का हम यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? ये आपके 3 महीने के इनकम के बराबर होना चाहिए। अगर आप सिंगल हो और आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, अगर आप मैरिड हो और हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं तो ये इमरजेंसी फंड 4 से 6 महीने का होना चाहिए।
मैरिड हो लेकिन एक ही पर्सन अर्निंग मेंबर है और दूसरा पर्सन डिपेंडेंट है, तो फिर आपको 6 महीने से 1 साल तक आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस ओनर हो, फिर आपको 12 प्लस मंथ का आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। चलो ये तो समझ में आ गया कि 10% हमको सेविंग में देना चाहिए। बट ऐसे कौन से ऑप्शन अवेलेबल है जो हमको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न्स दे दे। इसमें हमारे पास ऑप्शन है सेविंग अकाउंट, आरडी है, एफडी है, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स है, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स है, गोल्ड ईटीएफ है, डिजिटल गोल्ड है। इसमें कुछ ऑप्शंस में आपको लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से लेके 8-9% तक भी मिल जाता है। चलो 10% सेविंग की तो बात हमने कर दी। अब रिमेनिंग जो 10% है इन्वेस्टिंग। जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इट शुड बी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म यानी 5, 7, 10 साल के ऊपर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। इसमें पहला ऑप्शन आता है स्टॉक्स यानी इक्विटी। अगर हम पिछले 30 साल का एवरेज देखें रिटर्न का, तो ये ऑलमोस्ट 12 से 15% तक आ जाता है। रिस्क काफ़ी हाई रहती है इसमें। कभी कभी साल 2 साल मार्केट डाउन रहता है तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट निगेटिव में भी दिख सकता है। तो बेसिकली इसमें रिस्क हाई है, लॉक इन पीरियड कोई नहीं है। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स। अच्छे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स पिछले 20-30 साल में काफ़ी अच्छे हैं। ये भी 10 to 15% दिखते हैं। रिस्क इसमें स्टॉक्स के मुकाबले थोड़े कम है, क्योंकि स्टॉक्स में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो और म्यूचुअल फंड में आपके लिए फंड मैनेजर है। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट आपका रखना है तो म्यूचुअल फंड इज बेस्ट ऑप्शन। इसमें भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। अगर आप टैक्स सेव कर रहे हो यानी कि ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका 3 साल के लिए लॉकिंग पीरियड रहता है। फिर आता है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसमें आपको मिलता है 7 to 8%। रिस्क काफी लो है इसमें। रिटायरमेंट एंड सेविंग के लिए, टैक्स सेविंग के लिए आइडल माना जाता है। लॉक इन पीरियड इसमें 15 साल का रहता है। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें रिटर्न आपको मिलता है 7 to 8%। रिस्क काफी लो है। रिटायरमेंट फंड के लिए आइडल है। लॉक इन पीरियड है आपके रिटायरमेंट होने तक। फिर था नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस। इस पे रिटर्न आपको मिलता है 8 to 10%। रिस्क लो है। रिटायरमेंट कॉर्पस करने के लिए और टैक्स बचाने के लिए इसको भी आइडल माना जाता है और इसका लॉक इन पीरियड है टिल द एज ऑफ 60। फिर आता है काफ़ी लोगों का फेवरेट ऑप्शन रियल एस्टेट। इसमें भी रिटर्न आपने देखे होंगे 8 to 12% मिल जाते हैं, लेकिन रिस्क जो इसमें आप देखोगे तो मीडियम टू हाई। इसमें लिक्विडिटी काफ़ी कम रहती है दोस्तों। फिर लास्ट ऑप्शन आता है अपना गोल्ड ईटीएफ एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट को हेज करने के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। इसमें आपको रिटर्न मिल जाते हैं 7 to 9%। इसमें लॉक इन पीरियड रहता है 5 to 8 ईयर्स का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके करियर से जितने जल्दी हो उतना अच्छा है, और जब आप चालू करते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो उसको एंड तक चालू रखना भी जरूरी है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मार्केट को टाइमिंग करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड रखना ज़रूरी है। डाइवर्सिफाइड यानी कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, गोल्ड ईटीएफ में, बॉन्ड्स में। तो ऐसा अलग अलग डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा है। आपके इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न आ रहा है उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए। उससे आपकी वेल्थ ग्रोथ होने में और ज़्यादा मदद होगी। आपके पोर्टफोलियो का 6 महीने में, साल में रिव्यू लीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो उसको रीबैलेंसिंग भी कीजिए। डेट मैनेजमेंट। इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट करने की वजह से हम हमारे क्रेडिट हेल्थ में सुधार ला सकते हैं। अब डेट में 2 प्रकार के डेट होते हैं, एक अच्छा डेट यानी कि गुड डेट और एक बैड डेट। अच्छा डेट की कैटेगरी में आ जाते हैं हमारा होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल्स। ये बैड डेट्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। एवेलेंच मेथड के अनुसार जो भी आपके हाई इंटरेस्ट के लोन है उसको पहले पेड कर दीजिए। दूसरा पॉइंट है डेट कंसोलिडेशन, यानी कि जो भी छोटे छोटे लोन्स है उसको एक साथ कर दीजिए और उसको एक ही ईएमआई कर दीजिए। तीसरा पॉइंट है क्रेडिट कार्ड पे जो आप मिनिमम अमाउंट पेड करते हैं वो मिनिमम ना करके थोड़ा और ज़्यादा अमाउंट पेड कर दीजिए और ऐसे ही धीरे धीरे वो लोन ख़त्म कर दीजिए। कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस, स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, हमको हमारी ज़रूरत और हमारी इच्छा इसमें फ़र्क करने आना चाहिए। जब भी आप शॉपिंग करो तब कैशबैक या कोई डिस्काउंट इसका यूज जरूर कीजिए। फ्रिक्वेंटली बाहर खाना खाने के बजाय घर में कुकिंग कीजिए। अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दीजिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम ऐसे ओटीटी को सब्सक्राइब करके रखते हैं जो महीने में एक आध बार या 2 बार ही हम उसको देखते हैं।
बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट, ट्रैक योर फाइनेंस। काफ़ी सारे ऐसे फ्री एप्स अवेलेबल है जिसको आप डाउनलोड करके आपके जो भी एक्सपेंस है उसका आप मॉनिटर कर सकते हैं। लिव बिलो योर मीन्स, यानी आपका जितना इनकम है आपके खर्चे उससे कम ही होने चाहिए। सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स, आपको एकदम स्पेसिफिकली क्लियर करना चाहिए आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, आपके मीडियम टर्म गोल क्या है और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। बिल्ड मल्टीपल इनकम सोर्स, आपको एक ही इनकम पे डिपेंड नहीं रहते हुए अगर पॉसिबल है तो आपको फ्रीलांसिंग करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न लेना चाहिए या साइड बिजनेस करना चाहिए। एजुकेट योरसेल्फ, आपको अपने आप अपडेट करना पड़ेगा करंट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड क्या है, नए नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या अवेलेबल है, इस बारे में आपको अपडेट होना जरूरी है। टाइम टू टाइम रिव्यू योर फाइनेंसेस, जरूरत के हिसाब से हमको हमारी इन्वेस्टमेंट में बदलाव करने भी आनी चाहिए। अंत में दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि मनी मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन प्रोसेस है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करना है, तभी आप जाके आपके पड़ाव वाले एज में इसके बेनिफिट्स ले सकते हो। थैंक यू।